हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एम्प्टी बट फुल। आई एम मुकेश तिवारी, आई विल बी योर होस्ट। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम बात करने वाले हैं अपने बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन की, जो सिर्फ 2% ऑफ द वेट है बॉडी का एंड 20% ऑफ बॉडी की एनर्जी कंज्यूम कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। 70,000 थॉट्स प्रोसेस करता है एक दिन में। एंड आज हम आपको बताएंगे कि वो थॉट्स को कैसे कंज्यूम किया जाए, कैसे वो थॉट्स को लेके अपने ब्रेन को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया जाए एंड हाउ वी राइज आवर सेल्व्स अप। सो फॉर दिस टुडे वी हैव माय डियर फ्रेंड जगजीत सिंह सोखी। वो एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिशनर हैं। एंड हम जानेंगे उनसे कि कैसे अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें एनएलपी और हिप्नोथेरेपी को यूज़ करके कैसे अपने जीवन को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए एंड ब्रेन का पूरा यूज़ किया जाए। सो सुखी, वेलकम। और कैसा और चल सब रहा है? बढ़िया। बढ़िया। ये जो मैंने सब ब्रेन के बारे में बताया, ये सब जो किया, तो आपको लगता है कि जो आज का जो यूथ है या आज की जो जनता है, कॉमन पीपल जो है, जो डोसे में आइसक्रीम डाल के खा रही है, इडली में चॉकलेट डाल के खा रही है, मैगी को लस्सी में डाल रही है, एंड जो शॉर्ट जो रील्स जो कंज्यूम कर रही है, तो कैन दे अप्लाई दिस एनएलपी एंड इम्प्रूव देयर ब्रेन पावर एंड देयर लाइफ इवेंचुअली? यस, डेफिनेटली। लेकिन पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू मुकेश फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। एंड जो जेन जी की हम लोग बात करते हैं, जिनका अटेंशन स्पैन आजकल की लाइफ में 8 सेकेंड से भी लेस हो गया है एज़ पर स्टडी। फोकस उनका वेवर हो रहा है एंड दे आर डूइंग ऑड थिंग्स ऑन रील्स एंड एवरीथिंग। उनको डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। इट इज़ द नीड ऑफ आवर टाइम टू help ourselves to understand our mind better and use it in the best possible manner to upgrade ourselves, to achieve the best, to live to the fullest. दैट्स वेरी गुड टू नो। लेकिन ये एनएलपी है क्या? व्हाट इज़ एनएलपी? अगर मैं कहूँ NLP तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन, और या फिर इसका फुल फॉर्म जो मैं बताऊंगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी कि आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन से संबंधित है। लिंग्विस्टिक, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद अदर्स, एंड द प्रोग्रामिंग। ये कम्युनिकेशन और ये न्यूरॉन्स के बीच में जो आपका पाथवेज से बने हैं, इसके बेसिस पे आपके एक्शंस क्या होते हैं, आपके बिहेवियर्स कैसे होते हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके डिसीजंस कैसे इम्पैक्ट होते हैं। सो ये जो न्यूरॉन्स की बातें हो रही हैं, ह्यूमन ब्रेन टिपिकली ह्यूमन ब्रेन्स में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एंड सब सिग्नल्स देते हैं एंड बोलते हैं जो इनका नेटवर्क है दैट इज़ इवन बिगर देन द वर्ल्ड्स इंटरनेट जो नेटवर्क है। सो कैन वी उनकी जो एनर्जीज जो पूरी हैं, हम उनको पूरा निचोड़ सकते हैं ये एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से? Definitely, if we understand how our brain works, we can definitely use it to our advantage. How the neural pathways are formed. जब भी आपके एक नया बिहेवियर आप कुछ करते हैं और उसको आप रिपीट करते हैं, तो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। Okay. और रिपीट करते करते वो आपकी हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो हैबिट पॉजिटिव भी हो सकती है अगर आपने खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जैसे एक्सरसाइजिंग इज़ एन हैबिट। एग्जाम्पल के तौर पे इनिशियल आपको, जैसे आप जॉगिंग करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप जैसे जैसे जॉग करने के लिए आपको इनिशियल फ्यू डेज में रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद में वो रेजिस्टेंस कम कम होता जाएगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कहाँ से होगा? रेजिस्टेंस आपको इंटरनल लेवल पे होगा कि मैं क्यों करूं, मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, Okay. या मुझे मैं अपने घर के कंफर्ट में बैठा हूं और मैं क्यों बाहर जाके अपना पसीना बहाऊं, ये आपको रेजिस्टेंस आएगा। ओके, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आएगा बताएगा कि डू नॉट लीव योर कंफर्ट जोन, डू नॉट लीव योर कंफर्ट जोन, बट एक्चुअली द मैजिक हैपेंस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। डेफिनेटली। ओके, सो ये रेजिस्टेंस होगा तो दिस विल हेल्प इन ओवरकमिंग दोज रेजिस्टेंस। यस, डेफिनेटली। और इसी तरह नेगेटिव हैबिट्स भी इसी तरह फॉर्म होती हैं। जब आपने एक एक्टिविटी की है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन, इट फॉर्म्स अ न्यूरल पाथवे। ओके, जैसे अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं
और आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, आपने उस फेयर को उस वक्त ओवरकम नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपके सामने वो सेम सिचुएशन आएगी तो आप उस वक्त भी हेजिटेट करेंगे। और ये हेजिटेशन 3-4 बार हो गया, ये फेयर 3-4 बार आ गया, आपने उसको ओवरकम नहीं किया, या यू लेट द फेयर एम्पावर योर एक्शन एट दैट वेरी मोमेंट, तो आपके माइंड में एक परमानेंट रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज बन जाएगा। ओके। ये राइटर्स ब्लॉक भी हो जाता है काफ़ी सारे लोगों को, स्पोर्ट्स में हो जाता है। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर है, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल ऑन द फील्ड एट द मोमेंट, ही इज़ प्लेइंग वेल, ही इज़ बैटिंग वेरी वेल, द मोमेंट द बॉलिंग चेंज टेक्स प्लेस और उसके सामने ऐसा बॉलर आ जाता है जिसने उसका 4-5 बार विकेट पहले लिया हुआ है, तो इट्स समवेयर ऑन द बैक ऑफ हिज माइंड इट प्लेस कि ये मेरा विकेट दोबारा ले सकता है, I might not be able to play the particular ball I have to be extra careful while playing him, and कई बार इवेंचुअली वो हो जाता है कि वो उसी बॉलर को अपना विकेट दे देगा, बिकॉज इट्स हिज मेंटल स्टेट हैज चेंज्ड द मोमेंट ही सीज दैट पर्सन। सचिन की बात कर रहे हैं तो उसको नर्वस 90s बहुत था, सो क्या इसमें ही ब्लॉकेज हो सकता है कि ही वॉज थिंकिंग यार मैं 90s में आता हूँ, हर बार आउट हो जाता हूँ, मे बी प्लेइंग अ बैड शॉट वोटो, लेकिन अब उसको ऐसा लगता था या लगता होगा कि मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊँ एंड पीपल जस्ट टर्म्ड इट नर्वस 90s एंड ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। यस डेफिनेटली, आपने जितने भी नर्वस 90s में सचिन को आपने देखा है, आपने देखा होगा कि वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए। ही वॉज sort of inching towards reaching his 100, but the moment आपने उसके लेटर कैरियर में देखा होगा सचिन जी के, he went more freely, he took away from his mind that mental block of that achieving that milestone of 100, and he started playing more freely. Then he achieved the result and created lot more hundreds for us to enjoy. वीरेंद्र सहवाग का देखिए आप, he never fell in 90s और बहुत कम बार, he played freely because he was very free flowing player. विजुअलाइजेशन की भी बात करते हैं, विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ NLP। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन के आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, लाइक एक विराट कोहली का एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि जब वो पाकिस्तान के साथ खेलने वाले थे तो पाकिस्तान में उस वक्त एक 7 फीट टॉल एक बॉलर था हु वॉज रियली गुड, एंड पाकिस्तान टीम को भी लगता था कि ही कैन बी द पर्सन हु कैन ट्रबल कोहली। सो कोहली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन हिज माइंड दैट ही यूज्ड टू विजुअलाइज दैट बॉलर बॉलिंग टुवर्ड्स हिम एंड स्कोरिंग रन्स टुवर्ड्स हिम एंड डोमिनेटिंग द बॉलर, और इस सीरीज में भी वही हुआ। तो हाउ डू स्टार्ट विद NLP? कैसे स्टार्ट करते हैं? सपोज अ नॉर्मल स्कूल गोइंग किड, सपोज हु इज इन 10th 12th स्टैंडर्ड, और फॉर दैट मैटर एनी प्रोफेशनल जो ऑफिस में काम कर रहा है या जो person driving a truck driver maybe if he wants. So NLP कैसे start होगी? Is it some training required या you have to do some exercises, daily brain exercises जिससे you develop this NLP? What exactly आप NLP को ना मुझे एकदम बेसिक से स्टार्ट करें एंड बताएं कि how to implement in our lives. See, हमारी लाइफ में एक चीज़ कांस्टेंट है जो होती रहती है, उसको हम कहते हैं इवेंट। Okay. हम यहाँ पर बैठे हैं उस वक्त, ये भी एक इवेंट है। हमारे पास्ट में घटनाएं हुए वो भी एक इवेंट है। Right. हम यहाँ से जाएंगे, फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे वो भी एक इवेंट है। जो भी हमारे साथ होगा, ये लाइफ इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, आइदर इट कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परसीव दैट सिचुएशन एंड हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो जो भी इवेंट हमारी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ हमारे माइंड उस इवेंट से सीख ले लेता है या कुछ ना कुछ परसीव कर लेता है, और उस इवेंट से जो भी उसने परसीव किया उससे एक स्टेट क्रिएट होती है। दैट स्टेट कैन बी गुड और बैड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर एक क्लास में 3 फ्रेंड्स हैं और एक टीचर ने उनको तीनों को पकड़ लिया बातचीत करते हुए और तीनों को डांटा, जो वो इवेंट ख़त्म हो गया डांटने का। जैसे हमने कहा था कि लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट, ये भी एक उनकी लाइफ में इवेंट था। तो जो इवेंट ख़त्म हो गया तो उसके बाद में एक जो इवेंट है उसका तीनों पे प्रभाव अलग अलग पड़ेगा, हाउ देयर माइंड टेक्स, बिकॉज एवरी माइंड इज़ आइदर विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, जो बोलो जैसे उनके परसीव करने का जो डोमिनेंट एस्पेक्ट है। उसमें से एक फ्रेंड बोलेगा, अरे यार जो
जब डांटते समय जो सर रखे थे ना, उनकी आंखें मैं नहीं भूल सकता, उनका लाल लाल चेहरा मैं नहीं भूल सकता। और दूसरा कहेगा यार मुझे तो चेहरा दिखा ही नहीं, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी ना तेज़ एकदम, मेरा तो एकदम दिल बैठ गया, एकदम दहल गया। और तीसरा कहेगा कि मुझे तो आवाज़ भी इतनी याद नहीं है, मुझे तो उनका फेस भी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं उस सिचुएशन में था, उस इवेंट में था, और पूरी क्लास का मेरे बाजू में थी, वो मेरे पे हंस रही थी। तो वो जो अवेयरनेस है, तो मुझे शेम का एहसास हुआ, गिल्ट का एहसास हुआ। रेंचो होगा तो फर्स्ट वाला होगा जो 3 इडियट्स, रेंचो। हाँ, मैं दूसरों का नाम भूल गया। 3 इडियट्स मूवी, आई डोंट लाइक दैट मूवी, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट fraud movies, I think. Fraud movies. Because fraud because they are telling all this के सक्सेस के पीछे मत भागो एंड एक्सीलेंस के पीछे भागो एंड अपना पैशन फॉलो करो। सो आई थिंक दिस ऑल पैशन वर्ड है ना, बहुत ही ओवर यूज वर्ड है। ओवरयूज तो है, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। रेंचो वाज गुड इन स्टडीज, ये नहीं बताते ही वाज गुड इन स्टडीज, ये बता रहे हैं कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बट हाउ, बिकॉज ही स्टडीज कॉन्सेप्ट स्टडी के, एंड देन ही डिड नॉट टेक प्रेशर एंड एग्जाम लिख के आ गया। तो बाकी बच्चों को खाली ये दिखता है कि बस खाली कुछ करना नहीं है, खाली फोटोग्राफी करनी जाके, बट ही वॉज गुड एट दैट फोटोग्राफी। मैं तो बोलता हूँ उसको एग्ज़ाम जब लास्ट ही बाकी था, क्या नाम था, फरहान उसका नाम था ना, तो जब लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम बाकी है, माइट एज वेल गिव दोज एग्जाम एंड बिकम इंजीनियर एंड फोटोग्राफर एंड देन डू योर फोटोग्राफी स्टफ। नो आप पूरा 4 साल वेस्ट के आपने इंजीनियर तो नहीं बने, वो तो सक्सेस मिल गई उसको, बिकॉज ही वॉज गुड एट इट और मे बी, बट नॉट एवरी वन कैन डू दैट आई गेस, बिकॉज माइंडसेट भी चीज़, सबको ऐसा लगता है फोटोग्राफी सबको आती है। बट एक चीज़ है, आपको किसी भी चीज़ में जाए, आप पैशन में भी जाए, आपको हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, तो आपको डिसिप्लिन, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी is the game changer. Passion नहीं, आपको अगर if you are determined and you are consistent, do not aim for perfection, aim for consistency, aim for persistence. If you are doing one thing every day, it's still you are moving forward. You don't have to be perfect every time. यही लोग समझते नहीं है, एंड सबको पैशन में लगता है कि सबको ट्रैवल और फोटोग्राफी पैशन है। ऑल द ग्लैमरस जो करियर्स हैं वो सबका पैशन वही होता है। किसका पैशन ये नहीं होता कि मैं ट्रक चला के गुड्स A to B लेके जाऊंगा, बट देयर आर पीपल डू लव ड्राइविंग ट्रक्स एंड ऑल, बट दे डोंट नो दैट इज देयर पैशन, दे आर जस्ट वेरी गुड एट इट एंड दे आर डूइंग गुड, आई थिंक। देखिए आजकल जो जेन जी बोलो या जो भी आजकल का जनरेशन है, जो उनको इम्पैक्ट या इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रहा है सोशल मीडिया से मिल रहा है, और जो भी वो सक्सेस देखते हैं 8 सेकंड की रील में, 10 सेकंड की रील में, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, वो भले ही काफ़ी बार वो सक्सेस फेक होता है, मेडअप होता है। और एक चीज़ ये भी है, कोई डेफिनेटली अगर कोई सक्सेसफुल भी है फोटोग्राफर अगर दिखा रहे हैं, तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो अपना पैशन फॉलो करके एकदम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उस पैशन के पीछे उसका कितना हार्डवर्क है, कितना परसिस्टेंस है, कितनी उसने स्टडी दी है, कितने आवर्स उसने डोनेट किया, अपना कितना फेलियर देखा है, वो दिखाते नहीं। आई रिमेंबर मेसी ने एक बार बोला था, आई डोंट नो ट्रू कि दे कॉल हिम ओवरनाइट स्टार। जब वो आई थिंक 16 की उम्र में ही केम टू द वर्ल्ड स्टेज एंड ही वाज अ वेरी फेमस सॉकर प्लेयर। सो ही वाज लाइक के दे कॉल मी ओवरनाइट स्टार, बट दे डिड नॉट सी द हार्ड वर्क ऑफ द लास्ट 16 years जो उसने डाला है। यू नो हिज हिस्ट्री, उसके पैर इतने दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही वाज नॉट, बट जो हिस्ट्री उसकी देखी नहीं, एंड दे जस्ट टोल्ड मी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल आई डोंट वाज स्ट्रगलिंग इन बॉलीवुड, फिर छोटे मोटे एक 2-4 सेकंड के रोल्स मिलते थे उसको। करेक्ट। सो वो जो स्ट्रगल लोग देखते नहीं है, जस्ट सी द इंस्टेंट सक्सेस, एंड पीपल वांट दैट ओनली। एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज फुल फेक, आप उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। हाउ विल NLP हेल्प इन दिस? NLP के एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में बहुत है। जैसे मेरे पास ही एक क्लाइंट आया था जो ऐसी ही सिचुएशन में, क्लासरूम का जो मैं एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट था जो उसके लिए बहुत शेमफुल था। क्लास टीचर ने बहुत ज़्यादा बोल दिया था, और वो उसके बाद में ही यूज्ड टू स्टैमर लाइक व्हेनेवर ही वांट्स टू स्पीक इन पब्लिक, एंड ही वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ थेरेपीज एंड एवरीथिंग टू क्योर हिज स्टैमरिंग। बट बाद में जब NLP और हिप्नोसिस से हमने उसको डायग्नोस किया कि, तो वी फाउंड आउट द रूट कॉज वाज दैट इवेंट। उस इवेंट में जो इमोशंस इन्वॉल्व थे, उसकी वजह से उसका इतना इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर कि बाद में पूरी लाइफ, आगे के 10-15 साल तक, जब तक उसका ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ,
जब भी उसको कहीं पर भी बोलना होता था, ही यूज्ड टू स्टैमर बिकॉज ऑफ फेयर कि मैं अगर कुछ बोलूँगा मैं अपने अथॉरिटी के साथ अपने सामने अपने वर्ड्स या अपने आइडियाज़ कैसे प्रेजेंट करूँगा, अगर मैं प्रेजेंट करूँगा तो फिर एक रिटेलिएशन या फिर मुझे पुट डाउन किया जाएगा, या लोग मेरे आइडियाज़ को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे और हंसेंगे. तो दैट थिंग्स वो प्लेइंग ऑन हिज माइंड ऑलवेज सिंस चाइल्डहुड आफ्टर दैट इवेंट. तो उसको जब रिजॉल्व किया गया तो आफ्टर दैट हिज स्टैमरिंग गॉट बेटर एंड बेटर एंड इवेंचुअली इज नाउ स्टार्टिंग स्पीकिंग इन अ वेरी नॉर्मल वे. एवरी इवेंट जो अपनी लाइफ में होता है एक ब्रेन पे छाप छोड़ देता है, एंड जब फ्यूचर में वो इवेंट वापस रिपीट होता है इन सम फॉर्म ऑफ अदर, सो वो ब्रेन जाके मतलब जो आई गेस द सबकॉन्शियस द ब्रेन और या सबकॉन्शियस आपको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वो ले लेता है. ओके. उस इवेंट को उस समय जितनी भी उसकी समझ थी, जितनी भी उसकी मैच्योरिटी थी, जो भी उसके पास रिसोर्सेस या इन्फॉर्मेशन थे, उस चाइल्डहुड लेवल पे आप बोलो, उस मैच्योरिटी लेवल पे उसने उसके हिसाब से एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया और अपने उसने डिसीशंस बोलो या फिर बिलीफ सिस्टम में वो डाल दिया. ये एक रेफरेंस पॉइंट है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा है बिहेवियर करना है, या अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके. सो जितने भी ये जो फियर्स हैं लोगों के, जो हाइट का फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ जो फोबियाज जो बोलते हैं, इज इट बिकॉज ऑफ दिस के कभी एक इन्वेंट हुआ होगा उनकी लाइफ में एंड दैट वाज नॉट वेरी गुड, तो उनको डर बैठ गया उस बात से, एक इवेंट से भी हो सकता है, या तो फिर एक परसीव्ड एंग्जाइटी भी हो सकती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारा माइंड बहुत तरीके से लेता है. एक तो इवेंट कोई भी लाइफ में हमारा हो तो एक हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा जिसका माइंड ने हमारे रेफरेंस पॉइंट ले लिया. बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आदमी है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स, या उनकी लाइफ के सिचुएशंस जो भी हुए हैं, या आसपास उन्होंने जो भी इन्वायरमेंट में सिचुएशंस देखे हैं, या कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन कुछ उन्होंने रीड किया है. आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर बॉम्बार्ड हो रही है थ्रू सोशल मीडिया, तो कहीं से क्या माइंड ने ले लिया है और उसको क्या रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स यू. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन टू कंज्यूम सोशल कंटेंट विदाउट पेरेंटल डिस्क्रिशन. आई बिलीव के बच्चों को अंटिल द एज ऑफ 16 दे शुड नॉट बी गिवन द सोशल कंटेंट या सोशल फीड उनके पास आनी भी नहीं चाहिए, मोबाइल्स तक नहीं देने चाहिए. वी कैन ऑलवेज गिव देम आफ्टर दे आर 16 बिकॉज तब तक आई थिंक उनकी समझ थोड़ी आ जाएगी. बट यू टोल्ड अबाउट पेरेंटिंग कि पेरेंट्स का भी बहुत असर पड़ता है बच्चों में, ये या बच्चों में या फॉर दैट मैटर कि एनी इंडिविजुअल में, कि उनके पेरेंट्स का भी उनके फियर्स का या उनके जो इवेंट्स उनकी लाइफ में होंगे वो आपकी लाइफ पे असर करेंगे. ये कैसे, हाउ इज़ दिस कनेक्टिंग? एक चाइल्ड जिसके क्लोजेस्ट जो लव्ड वंस है उसके पेरेंट्स हैं और उसके वो अथॉरिटी फिगर भी हैं. ओके. तो जो उनके पेरेंट्स के बिलीफ होंगे वो उनको इम्पैक्ट करते हैं. ओके. मेरे पास एक वेल टू डू वेल पेइंग जॉब में फीमेल क्लाइंट केम, एयर होस्टेस थी वो. शी वॉज अर्निंग रियली वेल, बट एक पैटर्न था उनका मनी का कि बाय द 25th और 26th ऑफ द एवरी मंथ शी इज डाउन टू नथिंग. ओके. इवन दो शी वॉज अर्निंग रियली वेल. तो मे बी शी इज नॉट अर्निंग रियली वेल. 25 तारीख तक आप ख़त्म कर रहे हो सब कुछ, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स ऐसी थी कि मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है वो भी आपके चाइल्डहुड में फॉर्म हो जाता है. ओके. तो रियली जब उसको डिग इन किया तो पता चला कि लाइक शी वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली एंड हर फैमिली हैड सीन वेरी हार्ड टाइम्स व्हेन शी वॉज अ किड. एंड उनका कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि हर मदर यूज टू बी वेरी, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, सेव करना. हाँ. बट कितना भी सेव करो उनका पैटर्न वही होता था कि 20-25 तारीख तक सब खत्म हो गए और बाद में यू आर फेसिंग डेट्स पेरेंट्स का. एंड ये यहाँ वहाँ से जो भी उनके पिगी बैंक में जो भी पैसे बचे हैं वो ढूंढ के वो करके ऐसे अपने खर्चे पूरे करते थे. तो वो एक पैटर्न जो है उसने अपने पेरेंट्स से ले लिया. ओके. इवन दो नाउ शी वॉज इन अ वेरी वेल प्लेइंग जॉब,
कई बार तो ऐसा होता था उसके पैसे उसके पास होते थे लेकिन वो उसके सामने कुछ डोनेशन का आ जाता था तो वो ना नहीं बोल सकती थी। वो दे देती थी, डोनेट कर देती थी कोई भी कॉज के लिए, खुद एम्प्टी हो जाती थी। लेकिन अभी सिंस शी केम टू यू, उसको कैसे पता चला कि एनएलपी की हेल्प लेनी चाहिए? बिकॉज जब देख रही होगी तो उसको लगा होगा सबसे पहले क्या होता है, अपने खर्चे कम करो, डू नॉट स्पेंड अननेसेसरीली ऑन अननेसेसरी थिंग, डू नॉट डू इम्पल्सिव शॉपिंग। सो उसको कब एंड व्हेन शुड वी कम टू यू और फॉर टू एनी एनएलपी प्रैक्टिशनर कि भाई ये इवेंट मेरी लाइफ में हुआ होगा तो मुझे ये हो रहा है? तो एनएलपी की सबसे बढ़िया बात यह है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, पहली बात तो ये, एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड स्किल सेट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक लेवल ऑफ एजुकेशन, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एजुकेशन आपको नहीं चाहिए। इवन अ स्टूडेंट कैन लर्न सम टेक्निक्स एंड अप्लाई ऑन हिज ओन लाइफ। इवन अ हाउस वाइफ कैन लर्न and apply some techniques. Even a businessman, even a sports person can learn and apply techniques. ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी कोच के पास जाएं। कई बार तो डेफिनेटली आपको एक कोच की ज़रूरत है अगर आपके इश्यूज बहुत ज़्यादा ग्रेव हैं और आप यू आर लुकिंग फॉर गेटिंग रेजोल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के जो बहुत डीप रूटेड हैं। बट अदरवाइज आप एनएलपी सीख के अपने डे टू डे लाइफ में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी के पास जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉमन टेक्निक्स क्या है एनएलपी की? व्हाट आर द कॉमन टेक्निक्स जो कॉमन पीपल कैन लर्न एंड इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ? अगर मैं आपको इस वक्त बोलूँगा कि कोई भी वर्ड आपको बोलूँगा, गिल्ट, तो आपके इंटरनल माइंड में आप किसी ना किसी इवेंट पे पहुँचे होगे। ओके, राइट। कि अगर मैं आपको शेम बोलूं तो आप इंटरनल वर्ल्ड में किसी ना किसी इवेंट पे पहुंचोगे। रिग्रेट बोलूंगा, रिग्रेट बोलूंगा, रिग्रेट। ओके। अगर आपका वजन 80 किलो है और आप 100 किलो का मेंटल बैगेज लेके चल रहे हैं लाइफ में, तो आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा? जब आप उस मेंटल बैगेज को थ्रो अवे करते हैं तो यू विल फील इमीडिएटली रिलैक्स्ड, आपका प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस बढ़ जाएगा। थ्रो ही तो नहीं हो पा रहा ना, पीपल कैन नॉट थ्रू दैट ना। मेरा भी जो मेंटल बैगेज होगा या जो भी है उसको टू लूज दैट बैगेज, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। क्योंकि हम जो नॉर्मल इंसान हैं तो खाली बैगेज लाते चले जाते हैं। जो भी रिग्रेट्स हैं हमारे, जो भी गिल्ट्स हैं हमारे, जो भी फियर्स हैं, उनसे कैसे बाहर निकले, यही तो सीखना है। तो एनएलपी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी इवेंट हैज़ अ स्ट्रक्चर। ओके। अगर मैं आपको कहूँगा कि आपके फर्स्ट जॉब को याद कीजिए, या आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या फर्स्ट डे ऑफ पॉडकास्ट को आप याद कीजिए, तो आपको इस वक्त याद आ रहा है? आपको आ रहा है। ठीक है, आपको क्या याद आ रहा है? फर्स्ट डे ऑफ पॉडकास्ट याद आ रहा है। उसमें क्या आपको दिख रहा है? आपको इमेज आ रही है? हाँ, इमेज पूरा, मुझे पूरा याद है, फुल इमेज आ रही है आपको उसमें साउंड आ रहे हैं, साउंड भी, डायलॉग्स आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं, ठीक है, फीलिंग आ रही है आपको, फीलिंग भी आ रही है, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में इवेंट स्टोर होता है, ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉइसेस। ये वॉइसेस आपके इंटरनल वॉइस भी हो सकती है, या जो आपने डायलॉग्स बोले हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन किया है, वो भी हो सकता है। और फीलिंग्स, एक्सट्रीम केसेस या बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होगा तो उसमें आपको स्मेल भी स्टोर हो जाएगा आपके माइंड में, ओके, टेस्ट भी स्टोर हो जाएगा, ओके। क्योंकि कई बार आप देखिए कि आप किसी के घर में जाते हैं, द मोमेंट यू टुक अ बाइट ऑफ द फूड, ठीक है, इमीडिएटली अरे ऐसा खाना तो मेरी मौसी भी बनाती थी, ये सेम टेस्ट है, बिकॉज योर माइंड हैज़ एम्बेडेड दैट टेस्ट इन योर माइंड। या आप किसी कैंटीन में चले जाइए, कॉलेज की कैंटीन में आप चले जाइए, पुराने कॉलेज की कैंटीन में, द इमीडिएटली यू गो टू दैट प्लेस, यू unearth the memories you had in your school days or college days. मेरे दोस्त वगैरह यहाँ बैठता था, वो यहाँ बैठता था, हमने ये बातें करते थे, एक बार ऐसा हो गया था। इमीडिएटली आपका माइंड opens up and bombards you with those information. तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, व्हेन वी ग्रो अप एंड वी गो आउट एंड, तो घर का खाना अच्छा लगता है बहुत, एंड किधर भी आपको अच्छे से अच्छा खाना मिले, यू नेवर से कि दिस इज़ द बेस्ट फूड आई हैव हैड। आप बोलोगे नहीं मुझे घर का ही खाना अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज जो घर में जब बचपन में आपकी माँ आपको खाना खिला रही थी, दैट वॉज गिवन विद सो मच लव, एंड जो टेस्ट था, जो माहौल था, जो विजुअल्स थे आपके, कि योर मदर गिविंग यू फूड, गिविंग यू एक्स्ट्रा चपाती या एक्स्ट्रा बटर,
एंड जो बातें हैं तो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो गई है एंड दैट इज़ योर हैप्पी स्पेस एंड यू ऑलवेज वांट टू बी इन दैट हैप्पी स्पेस एंड वो आपको बाहर कहीं मिलेगा ही नहीं. सो यू हैव टू कम बैक होम और यू हैव टू बी विथ योर मदर एंड दैट इन्वाइट जहाँ आपकी मम्मी आपको खाना बना के दे रही है एंड खिला रही है नो शी सिटिंग विथ यू, तभी आपको यू विल हैव दैट घर का खाने वाली फीलिंग, अदरवाइज नहीं होगी. आपके माइंड ने उस टेस्ट के साथ उस इवेंट को एसोसिएट कर दिया. योर माइंड कीप्स ऑन एसोसिएटिंग थिंग्स विद इवेंट्स. हर किसी की लाइफ में हो सकता है. अभी जेन-ज़ी के साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ब्रेकअप्स के केसेस भी मेरे सामने आते हैं. अच्छा. जहाँ बंदा रो रहा है, ब्रेकअप हो गया मेरा, बंदी रो रही है. बंदियाँ तो कहाँ रोती हैं? नहीं, बंदियाँ भी रोती है, ऐसे भी मिलते हैं. जब किसी का ब्रेकअप रिजॉल्व नहीं होता है तो काफ़ी टाइम तक वो मेमोरी रह जाती हैं या वो दिल पे इतना ट्रॉमा वगैरह हर्ट कर जाता है. उसके बाद में आप कोई भी उस वक्त आपने जो गाने सुने होंगे, फ्यूचर में भी आप कभी वो गाने सुनोगे ना तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा. मेरा फर्स्ट ब्रेकअप में या मेरा फर्स्ट लव, उसके टाइम अपना माइंड आपको रिलेट कर लेता है. के जितने गाने थे वो सब आशिकों के गाने थे ना. जिए तो जिए कैसे बिना आपके. अरे तो ये तो सब जोक से पार्ट. ये एंकरिंग वाली भी टेक्निक बताई थी, यू टोल्ड. तो क्या है ये एंकरिंग? हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में बहुत होता है. एडवर्टाइजिंग फील्ड में दे आर यूजिंग दिस अ लॉट. व्हाट इज इट एंकरिंग? ड्राइविंग डाउन सम पॉइंट इन योर ब्रेन कंटिन्यूसली. यस, यू एम्बेड सर्टन थिंग्स अगेंस्ट योर विशेस बोल सकते हैं, या फिर आपके माइंड में कुछ एम्बेड कर दिया है. कुछ एड्स के आपको एग्जांपल्स दूंगा. आप ऐड को कंप्लीट करना. ठंडा मतलब कोका कोला. सफ़ेदी की चिमकार रिन. ठीक है, तो ये आपके माइंड में एम्बेड कर दिया है ना. नहीं तो वो तो बोल के ही होता है. पहली बार एंकरिंग का जो रिसर्च हुई थी वो डॉक्टर पावलोव ने की थी. उन्होंने क्या किया था कि एक डॉग्स को लेके आए थे, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. जब भी डॉग्स को भूख लगती थी वो उनको खाना देते थे. जैसे ही उनको खाना देखते थे द डॉग्स यूज्ड टू सैलाइवेट. उसके बाद वो क्या करने लग गए, जब भी डॉग्स को भूख लगती थी वो सैलाइवेट करते थे, उनको खाना देते थे, लेकिन खाना देने के साथ में वो एक बेल बजा देते थे. जस्ट अ बेल, टिन करके. और फिर ऐसे कई बार उन्होंने किया, कई दिनों तक किया. तो वो बेल का साउंड हंगर और सैलाइवेशन के साथ में एसोसिएट हो गया. उसके बाद जब भी वो बिना खाना दे ही खाली बेल बजाते थे, द डॉग्स ऑटोमेटिकली स्टार्टेड सैलावेटिंग विदाउट गिविंग फूड. तो उनके माइंड में वो एंकर हो गया. और इसी के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसका कितना मिस यूज़ हुआ है कि एक बड़ी फूड कंपनी बोलो तो पहले आपने एक देखा होगा कि इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड तो वाइल गोइंग यू रिंग अ बेल. दैट इज पिज़्ज़ा हट में था. बट दैट गिव्स अ रॉन्ग नोशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. वो आपको एंकर कर रहा है. अच्छा. वो बेल के सबको दैट द फूड इज़ वेरी गुड एंड वी आर लविंग दिस प्लेस. सबके माइंड में एंकर कर रहा है, भले ही वो खाना कितना भी खराब हो, उनके शरीर को कितना भी खराब कर रहे हैं. नहीं मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना भी खराब हो, इवन इफ यू आर गोइंग एंड नो समवन एल्स इज रिंगिंग द बेल, सो यू थिंक उनको तो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, मे बी मेरे में आई थिंक आई एम नॉट इन द गुड मूड टुडे, मे बी इसके लिए खराब हो रहा है. हाँ, तो इट इज जस्ट ड्राइविंग यू टुवर्ड्स दैट फीलिंग दैट दिस थिंग इज गुड फॉर मी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस. मे बी आई शुड कम नेक्स्ट टाइम, मे बी दिस टाइम एक्सपीरियंस नॉट गुड, अदर पीपल आर. अभी तो मैंने आधे घंटे में 4 घंटियां सुन ली. So I am not experiencing good. मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं तो भले मेरे साथ ही कुछ गलती है, but the place is good, the food is good. So I will come back again. So that I get a better experience maybe. तो ये तो एंकरिंग. रीफ्रेमिंग, व्हाट इज रीफ्रेमिंग? रीफ्रेमिंग की आप बात करें तो कोई भी इवेंट या कोई भी चीज़ है उसको आप अपने लिए कैसे रीफ्रेम करते हैं. यू चेंज द मीनिंग ऑफ दैट. रीफ्रेमिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. आपने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, फॉर एनी रीज़न उसने फ़ोन पिकअप नहीं किया. आपके दिमाग में 1000 तरह के थॉट्स चलने लग जाएंगे. हाँ, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ ये उठाती नहीं, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ ये बिजी रहती है, अपनी सहेलियों से ही बात कर रही होगी. बट मे बी एट दैट टाइम शी इज़ रियली बिजी. ठीक है, एट दैट टाइम शी इज़ अवे फ्रॉम अ फ़ोन. एक एग्जांपल और दूंगा. बिहार या कोई भी एक स्टेट ले लो जो थोड़ा, या किसी भी एक जगह का आप ले लो, उस जगह पे अगर कोई आदमी जाता है और उसकी जेब कट जाती है, उसने एक इमीडिएटली एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया. इस शहर में इस जगह में सारे जेब कतरे ही बसते हैं. करेक्ट. ठीक है, बट हो सकता हो कि उस दिन सिर्फ उसी बंदे की जेब कटी हो. ठीक है,
लेकिन आपने वो कर दिया, आपने ले लिया कि जनरलाइज कर लिया कि इस शहर में सारे जेब कतरे ही बसते हैं, ये शहर सारा जेब कतरों से भरा है, ये यू कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल अराउंड ये, आपने परसेप्शन ले लिया एक वो। लेकिन बाद में भले कभी उसकी जेब ना कटी हो, भले उसकी जेब किसी और जगह ज़्यादा कटी, लेकिन उसके माइंड ने रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत सावधान रहना है। तो कैसे इसको रिफ्रेम करेंगे? मतलब हाउ डू यू रिफ्रेम योरसेल्फ नाउ विद दिस एग्जांपल ओनली? सपोज विद दिस एग्जांपल ओनली के वही उसका एक अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कि शायद मेरी ही जेब कटी हुई है आज, ठीक है, या और मेरे साथ जो दूसरे लोग हैं तो उनकी तो किसी कटी नहीं, और मेरी जेब सिर्फ एक ही बार कटी है, मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ, कई बार आया हूँ, 50 बार यहाँ पर आया हूँ। बट समवन हैज टू टेल हिम दिस, नो? समवन हैज टू ड्राइव दिस अंडरस्टैंडिंग इनटू हिम। एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूंगा आपको कि कम्युनिकेशन या लैंग्वेज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपनी वाइफ को ही लीजिए, आप कभी उनसे कहें कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, खाना अच्छा था, लेकिन मम्मी के सामने बोलें कि किसी के सामने, किसी की भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वाइफ या मदर, खाना बहुत अच्छा था लेकिन नमक ज़्यादा था। ओके, तो जहाँ भी बट आ जाएगा या लेकिन शब्द आ जाएगा, उसके पहले का जो सेंटेंस है वो नेगेट हो जाता है। करेक्ट। तो वो जो बट के बाद का जो नेगेटिव इमोशन है वो रह जाता है। अगर आपको इसको उल्टा करेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा लेकिन खाना बहुत बढ़िया था, तो वो नमक वो वाला वो थोड़ा नेगलेक्ट हो जाएगा, उनके दिमाग में ये रहेगा खाना, मेरी खाने की तारीफ हुई। लेकिन पॉइंट हो जाएगी ना, फिर अगली बार वापस वो नमक ज़्यादा डाल देंगे, नहीं तो बता देगा आपको रिलेशन भी तो संभालना। हाँ सही बात है, थोड़ा नमक ज़्यादा खा, एक दिन नमक ज़्यादा खा लीजिए लेकिन हाँ, तो बेसिकली इट विल गिव अ मोर पॉजिटिव फीडबैक टू द पर्सन, so that the relationship is intact and it improves for the betterment. You are talking about hypnosis. So ये क्या hypnosis है? मतलब वो डैंगल करके आपके सब मणि के आपके आंखों सब डैंगल कर रहे हैं, बोल रहा चुटकी बजाते ही यू आर इज दैट वो हिप्नोसिस है, वो वाला ही? देखिए, हिप्नोसिस आपको एक ट्रांस या रिलैक्स स्टेट में ले जाता है, ठीक है। उस ट्रांस में जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ओके। और पीपल यूज स्पाइरल, आपने देखा होगा कि वो स्क्रीन पे एक स्पाइरल घूम रहा है, उसके आप सेंटर में देखो, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल बी इन अ रिलैक्स स्टेट, मेंटल ब्लैंक हो जाएंगे आप। या उसी की तरह एक पेंडुलम आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बॉडी को रिलैक्स करके, आपको गाइड कर रहा है सामने वाला पर्सन, तो एट अ स्टेज व्हेन यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड योर इनर कॉन्शियस इज एक्सेसिबल, बेसिकली ये आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके आपके अनकॉन्शियस तक पहुंचने का तरीका है। आप तरीके कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पेंडुलम या वो स्पाइरल या फिर बॉडी रिलैक्सेशन, या 2-4 टेक्निक्स और भी हैं। सो हिप्नोसिस क्या पता करते हैं आप फिर? व्हाट डू यू ट्राई टू नो विच विल हेल्प द पर्सन? टेक एग्जांपल, मैं आई विल गिव यू एग्जांपल, अ सिचुएशन कि देयर इज दिस 28-year-old गर्ल, सपोज गर्ल, और फॉर दैट मैटर बॉय, सो he is working in a very competitive corporate setup. Maybe he's a programmer, or he's a team leader, and बहुत कॉम्पिटिटिव है कि उसको अपनी टीम को अच्छा कराना है, बहुत स्ट्रेस है उसकी उस पर। हीज़ पर्सनल लाइफ में भी नॉट गोइंग वेरी गुड, ही हैज़ इश्यूज विथ हिज डैड, ही हैज़ इश्यूज विथ हिज ब्रदर्स, एंड घर पे भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको जितना मिलना चाहिए, या ही थिंक्स दैट कोई अंडरस्टैंड नहीं करता उसको, ही इज़ द ओनली वन कैरिंग द बर्डन ऑफ द हाउस एंड द ऑफिस, एंड द होल वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट हिम, ऐसा फील होता है। जबकि ऐसा नहीं है, मे बी इज जस्ट द रूटीन, ही इज़ जस्ट थॉट। तो कैसे हेल्प होगा हिप्नोसिस से, एनएलपी से? अगर मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा ऐसे बंदे को, तो आई विल स्टार्ट विद हिज चाइल्डहुड, हाउ हिज बिलीफ सिस्टम वॉज फॉर्म्ड, एंड what are the traumatic events, या जो भी major events involving a lot of emotions in his childhood started. और एक चीज़ ये भी है कि until 7 या 10 years, एक रिसर्च बताता है कि until या 7 या 10 years तक आदमी का जो, या बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ इमेज है ना, वो फॉर्म हो जाता है। ओके। उसके अपने बारे में सोच, उसका अपने बारे में वैल्यूएशन, वो फॉर्म हो जाता है। तो कई बार आदमी का ही लो, चाइल्ड इज 10 years old, 7 to 10 years old में फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसके, बिकॉज दैट टाइम द माइंड इज़ वेरी इम्प्रेशनेबल, जो इट ऑब्जर्व्स थिंग्स
एंड वॉट एवर कम्स फ्रॉम अथॉरिटीज़ इट अब्जॉर्ब्स लाइक अ स्पॉन्ज एंड अपने आप ही वो उसके रीजनिंग्स या उसके बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं. द माइंड डिराइव्स इट्स ओन कहें तो लॉजिक्स या कंक्लूजन्स इज़ द राइट वर्ड. कंक्लूजन्स डिराइव कर लेता है कोई भी सिचुएशंस के, तो उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है. ठीक है. तो आई विल गो फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके पूरी दुनिया उसके खिलाफ है. नहीं, उसको ऐसा लगता है. हाँ, उसको ऐसा लगता है. सो वेयर इज दैट रूट कमिंग फ्रॉम? उसको ऐसा क्यों लगता है? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज? बहुत कॉमन. लो सेल्फ एस्टीम, उसका लो सेल्फ इमेज, एंड हिप्नोसिस या NLP also tries to find out and is very successful in finding out the trigger point. Okay, what are those trigger point? क्या है ये trigger point? Depends. हर एक बंदे के लिए बहुत अलग अलग situations हो सकती हैं. इसमें तो trigger points क्या आती है? वो situation आएगी तो वो he starts behaving differently. Starts behaving differently. His or her mood change हो जाता है. अच्छा. जैसे आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, आपकी मूड चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ओके. आप एक अच्छे दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो आपकी उसके साथ अच्छी मेमोरीज हैं, आपकी उसके साथ अच्छी फीलिंग्स है. जब बात करते हैं तो आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट हो जाएगा उसके साथ में. और किसी ऐसे दोस्त के साथ में जिसने कभी ना कभी आपको धोखा दिया है या आपको चीट किया है या तो फिर आपकी बुराई की है, उसके साथ बात करेंगे तो द बैक ऑफ माइंड वो सारी बातें आ जाएगी. आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके टोन में एक रूडनेस आ जाएगी. अच्छा. एक डिस्टेंस आ जाएगा अपने आप ही, और वो नॉन वर्बली आपको दिखेगा आपकी टोन में, आपके बिहेवियर में और आपके एक्शंस में. आपके पास क्लाइंट्स हैं जो मतलब दे और मे बी दे हैव डन समथिंग. मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा. एक क्लाइंट मेरे पास आया था, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री से ही आया था. ही नेवर वांटेड टू गो इन शिपिंग, बट एक फैमिली का एक प्रेशर था कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है. वो जो लड़का था स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा था. घर वालों ने देखा कि ये स्टडीज़ में अच्छा है तो ही कैन गो दिस वे, एंड एक अगर ये शिपिंग इंडस्ट्री में पैसा वैसा अच्छा है, गुड मनी, तो इट विल रियली बेनिफिट द फैमिली. लेकिन वो बंदे की गोल्स, एस्पिरेशंस या डिज़ायर्स कुछ और थी, और फैमिली से बहुत उसकी बॉन्डिंग थी. उसके माइंड में हमेशा ये प्ले करता रहता था कि मैं फैमिली से दूर हो जाऊँगा. फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस फील्ड में जाके फैमिली से ही दूर हो जाऊंगा. भले मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा तो उसके बारे में उतना सोच नहीं रहा था वो 10वीं 12वीं में, बट फैमिली अटैचमेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस स्टेज पे लाइफ पे, और उससे वो दूर हो जाएगा. तो उसको समझाने में और उसको उस फील्ड में पुश करने में उसकी मॉम ने बहुत उसको प्रेशर कहो या उसको समझा बुझा के किसी तरह भी भेजा. अब वो बंदा पैसे तो कमाने लग गया, उस फील्ड में आगे बढ़ने लग गया, लेकिन एक माइंड में एक रह गया कि मेरी मॉम की वजह से मैं आज फैमिली लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, फैमिली से अपनी दूर हो गया हूँ. तो एक कहीं ना कहीं एक रिश्ते में एक बहुत खटास आ गई, बहुत ज़्यादा. तो एक बहुत रूडनेस आ गई. एक टाइम पे ऐसा होगा कि बातचीत भी बहुत कम हो गई. एक स्टेज पे आके उसको ऐसा लगा कि मैं अब वेल टू डू हूँ फाइनेंशियली, लेकिन फैमिली लाइफ मेरी मिसिंग है. ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर भी हूँ अपनी फैमिली के साथ में, आई एम नॉट हैप्पी. मेरी उनके साथ वो रैपो नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है मेरे साथ. तो क्यों मैं परेशान हूँ? शी स्टार्टेड ब्लेमिंग द मदर. अनकॉन्शियसली वो ब्लेम करने लग गया. और ये कुछ 20-25 साल बाद, 25 साल के बाद में जब वो थेरेपी के लिए आया, तो ये इवेंट हमने डिस्कवर किया और उसके बाद में एक फॉरगिवनेस प्रोसेस किया था. आफ्टर दैट ही गॉट दैट रियलाइजेशन दैट टाइम my mind took a conclusion that my mom was responsible for driving me away from the family. So I can never forgive her. तो वो जब रियलाइजेशन आया और वो इंटरनल लेवल पे फॉरगिवनेस प्रोसेस जब हुआ, उसके बाद में रिश्ते सुधरने लगे. बट द मॉम एक्चुअली वांटेड गुड फॉर हिम, बट उस समय पर उस बच्चे की नीड्स कुछ और थी. प्रोटेक्टिव बच्चा था, सेंसिटिव था, इंट्रोवर्ट था, उसकी नीड्स कुछ और थी. तो ये NLP मुझे लग रहा है कि ज़्यादा रिश्ते सुधारने में ज़्यादा काम आएगा. NLP एंड हिप्नो डेफिनेटली रिश्ते सुधारने में भी ये काम आता है, बहुत सारी चीज़ों के अलावा. बिकॉज देयर आर मैनी पीपल जहाँ पे घर पे ही इन लोग दे आर सो मच ऑफ टेंशन, तो दे आर नॉट हैप्पी.
And actually NLP is not for making a person happy. It's actually अंडरस्टैंडिंग योर इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. हर एक बंदे का एक इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रहता है. अगर मैं ये कहूँ कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड ये है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया. लेकिन उसके बगल में जो हॉस्पिटल है उनके लिए उनका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है हमारे पास एक पेशेंट आ गया तो उनके लिए बहुत खुशी की बात. ठीक है. तो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड दोनों का डिफर कर रहा है. जी, ये अगेन जो हम बात कर रहे थे NLP एंड हिप्नोसिस की, तो दिस साउंड्स वेरी क्या बोलते हैं इसको, सुपरस्टिशियस, कि ये हिप्नोसिस में जा रहा है, पास्ट लाइफ देख रहा है, अपनी पुरानी बचपन से आपकी यादें निकाल रहा है. तो ये बहुत सुपरस्टिशियस लगता है. साइंस सपोर्ट करती है इस चीज़ को? साइंस डेफिनेटली सपोर्ट करती है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो भी इवेंट्स या जिसकी भी बात की हमने, स्टेट्स की बात की, ये आपके बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करती हैं. आपका 80% जो है 80 to 90% जो भी आपको डिजीजेस होती हैं वो साइकोसोमैटिक हैं. अच्छा. कहीं ना कहीं माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आपकी जो फिजिकल सिचुएशन में है, फिजिकल हेल्थ में है. तो आप सोचिए ना, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपका बॉडी, आप जो भी पानी पीते हैं, ठीक है, 4 to 6 आवर्स में आपका बॉडी वेस्ट आपकी बॉडी से डिस्चार्ज करता है. आप जो भी आप फूड खाते हैं 24 to 48 आवर्स में आपका बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी से वेस्ट डिस्चार्ज करता है. इवन एयर इफ़ यू ब्रीथ आपको देना ही है बाहर, एक्सेल करना ही है. करेक्ट. ठीक है. तो ये फ्लो रहना चाहिए. तो अब आप सोचिए, अगर आप ब्रेथ होल्ड करके रोकेंगे तो क्या होगा? आप रोक नहीं सकते, आपको छोड़ना ही छोड़ना है. अगर आप स्टूल पास नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको इल हेल्थ देगा ही. वैसे ही जो भी ये अनवांटेड इमोशंस हैं, अगर आप इतने सालों से लेके बैठे हैं आपके माइंड में, रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो आपके फिजिकल हेल्थ में कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रहे हैं. तो लेकिन अगेन सी, ये जो थेरेपी है, या थेरेपी बोलो या प्रैक्टिस बोलो, अगेन इज़ वेरी पैरानॉर्मल काइंड ऑफ. क्यों आप ट्रांस में ले जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं उससे निकलवाना चाह रहे हैं कि क्या इवेंट हुआ उसकी लाइफ में जो उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट कर रहा है उसका. तो लोग ये समझते हैं कि जो ये इसके लिए जा रहा है, ये सेशंस के लिए जा रहा है, तो वो मेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग, क्या शायद उसको कुछ मेंटल बीमारी है, वो क्या पागल है, या डिप्रेशन में जा रहा है. डिप्रेशन इज अगेन अ वर्ड यूज वेरी लूजली नाउ डेज. सो कैसे उनको कन्विंस करें, या कैसे, हाउ डू वी बस्ट दिस मिथ कि ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ, जिससे आपकी लाइफ अच्छी होगी. एंड इवन नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स, आई बिलीव वर्ल्ड लीडर्स भी आर प्रैक्टिसिंग दिस NLP. डेफिनेटली रैपो बिल्डिंग और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ये यूज़ करते हैं. और मैं या कोई भी NLP कोच है, जब देखता है किसी भी एक्टर को, किसी भी लीडर को, तो 10 से 15 मिनट उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख के, या उसकी बातें देख के, उसका बिहेवियर देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, हम लोग को पता लग जाता है ही इज़ डेफिनेटली यूजिंग दीज टेक्निक्स. रियली? आप मतलब यू कैन वॉच अ मैन, मतलब वर्ल्ड लीडर हो या फॉर दैट एनी मैन, आप उसके 15 मिनट उसका बिहेवियर देख के, बातें सुन के, यू कैन बिहेवियर देख के, उसकी बातें सुन के, व्हाट लैंग्वेज ही इज यूजिंग to influence people. You can come to know he's using hypnotic words, NLP languages, and to enhance his performance. To enhance his performance, to get the best out of the situation, to get to the outcome he requires. अच्छा, so he is using these techniques so that जो situation है, भले उसकी adverse situation हो, लेकिन कैसे turn around करके he comes out victorious, और the situation is turned so that it is to his advantage. Yeah. World leaders हो गए, world leaders definitely करते होंगे. So all world leaders at least तो definitely performance बढ़ाने के लिए अपना. Definitely world leaders हैं, आपके actors हैं, आपके sports person हैं. Why would actors do that? Actors इसलिए use करते हैं क्यों? To get into the skin of that character. Okay. To get the feel of that character and how actually that character would feel, and then to play out that role in the most authentic way. तो since world leaders कर रहे हैं, and आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, coming back, आपने मेंटल इलनेस की बात की,
तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो कुछ तो मेंटल इलनेस होगी जो एक्सट्रीम जो होगी, जैसे क्रोनिक डिप्रेशन हो गया, फिर आपका शिज़ोफ्रेनिया हो गया, उसके बाद में बाइपोलर हो गया, जिसमें मेडिकेशंस की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली आप देखेंगे कि काउंसलिंग प्लस मेडिकेशंस का अपना एक बड़ा रोल है। कोई भी अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चल गया तो मेडिकेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज कई बार तो डॉक्टर्स उसको काउंसलिंग प्लस मेडिकेशन रेफ़र करते हैं, और कई जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए हैं तो सिर्फ काउंसलिंग से यू कैन रिजॉल्व दैट पर्सनस इशू। और एक चीज़ और है कि हर वो बंदा जो NLP कोच के पास जा रहा है या हिप्नोसिस सेशन के लिए जा रहा है, ही इज़ नॉट मेंटली इल। हमारे जो प्रेजेंट अभी वर्ल्ड में या मिथ जो है कि जो भी बंदा NLP कोच के पास जा रहा है अपने कुछ इशू रिजॉल्व करने के लिए या फिर हिप्नोसिस के लिए जा रहा है सेशन, ही इज़ हैविंग सम मेंटल इशू, ऐसा नहीं है। ही इज़ फेसिंग सम सिचुएशन इन हिज लाइफ जो उसको अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, जो उसको लेट गो करने से रोक रही है, और बहुत कुछ चीज़ों में उसको मतलब डाउन कर रही है। जो इंडिविजुअल जो सोचता है कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, समवेयर इज सम ब्लॉकेज इज देयर इन हिज परफॉर्मेंस, या उसकी माइंड में ब्लॉकेज है बिकॉज ही थिंक्स ही कैन डू बेटर, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू हिज पोटेंशियल, एंड या उसको लगता है कि इशू चल रहे हैं मेरी लाइफ में, तो ही कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू और एनी NLP कोच। डेफिनेटली हेल्प इज नो मतलब उसमें कोई इलनेस ही वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेखौफ होके एंड बेधड़क होके, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीपल विल थिंक। आई थिंक ये भी हेल्प करेगा अगर ये सोचेगा कि मैं आया हूँ, लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन थेरेपी ये तो मिथ्स हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली थेरेपी, इट इज एक्चुअली अ कोचिंग। ये तो मिथ्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि NLP इज अ टूल ऑफ एक्सीलेंस। ओके। सो व्हेन यू से दैट इट इज अ टूल ऑफ एक्सीलेंस, द बेस्ट इन देयर फील्ड दे यूज इट टू एक्सेल इन देयर फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो वर्ल्ड लीडर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में हों। जैसे हमने NLP में स्टेट की बात की, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, महाभारत में हो गए, रामायण में हो गए। एक हनुमान जी का ही ले लेते हैं। हनुमान जी जिसको हम जानते हैं गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, वी लुक अप टू हिम फॉर इंस्पिरेशन, फॉर करेज। आपको पता है कि जब वो समुद्र के तट पर थे तो सब सोच रहे थे, पूरी वानर सेना सोच रही थी कि इसको पार कौन करेगा। एंड तब उनको याद दिलाया गया कि व्हाट यू रियली आर। तब तो उसको श्राप मिला था पहले एक्चुअली पे इसकी। हाँ, व्हाट यू रियली आर। ठीक है, सो ही गॉट कनेक्टेड टू हिज ओन रियल सेल्फ, ही रिकॉग्नाइज्ड हिज रिसोर्सेस, उनके क्या पावर्स हैं, एंड ही गॉट बैक इनटू दैट ऑथेंटिक सेल्फ, और उन्होंने फिर आगे जो किया सो वो सब जानते हैं। महाभारत में आपको पता है कि अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य जी, ठीक है, आई होप आई एम करेक्ट, द्रोणाचार्य जी, उनका वध कैसे हुआ? ही वाज टोल्ड कि अश्वत्थामा, एक्चुअली वो था कि द्रोणाचार्य तब तक हरा नहीं सकते थे क्योंकि ये सुप्रीम वॉरियर एकदम पीक स्टेट में है, अपने एकदम वॉरियर स्टेट में, पीक स्टेट में, करेज थे। ओके, तो बोला कि इनका स्टेट जब तक चेंज नहीं होगा, ही हैज टू कम डाउन, ही हैज टू मूव अवे फ्रॉम हिज स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस या वॉरियर स्टेट से एकदम उनको लो डिप्रेशन स्टेट में लेके आना है, जहाँ पे कि मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। तो उनको बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजरा। जब नर नहीं कुंजरा बोला गया तब शंख बजा दिया गया कि उनको पता ना लगे। एंड इमीडिएटली व्हेन ही हर्ड दैट अश्वत्थामा मारा गया, तो उनकी जीने की इच्छा, उनका एक स्टेट बदल गया। मुझे इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। एट दैट मोमेंट ही वाज किल्ड। तो हमारी लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस आते हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी आती है, हमारा कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है। उसकी वजह से हमको कितना नुकसान होता है हेल्थ वाइज, हमारे परफॉर्मेंस में, हमारी प्रोडक्टिविटी में। तो ये आप देख सकते हैं। तो ऑलवेज वी शुड हैव द टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज आवर स्टेट, टू कंट्रोल आवर स्टेट, और गेट इनटू अ मोर रिसोर्सफुल स्टेट, पॉजिटिव स्टेट, which will make us the best version of ourselves. So the mind has that power. Yes, definitely. अगर माइंड का स्टेट चेंज हो गया, सो आपकी लाइफ के इवेंट्स की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी चेंज हो जाएगी। सो माइंड हैज़ टू बी इन अ कांस्टेंट स्टेट, जो दैट इज
आपके Peak performance state आप बोल परफॉर्मेंस सकते हैं। स्टेट, वो पीक परफॉर्मेंस पर हर बार नहीं रह सकते, बट Balanced state आप बैलेंस बोल स्टेट सकते हैं। ऑफ माइंड जिसपे आप इमोशंस या आपको इफेक्ट नहीं कर रहे होते, Effect नहीं कर रहे नेगेटिवली हैं नहीं आपको। कर रहे हैं, आपके कॉन्सिक्वेंसेज जैसा आप चाह रहे हैं लाइफ में वैसे हो रहे हैं, एंड यू आर लीडिंग अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। क्योंकि जैसे ही आपके थॉट्स चेंज हो गए, आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपकी स्टेट चेंज होगी। जैसे आपकी स्टेट चेंज होगी, आपके एक्शंस चेंज हो Change जाएंगे, होंगे। बिहेवियर चेंज होंगे, और जैसे आपके एक्शंस और बिहेवियर चेंज होंगे, आपके रिजल्ट्स जो आपको लाइफ में मिल रहे हैं वो चेंज होंगे। सो यू सी हाउ इम्पोर्टेंट द स्टेट is, how important the role state plays, how important is to control or manage your state in today's world. जैसे हम पानी की बात करें, पानी में बहुत स्ट्रेंथ है, पानी इज अ फोर्स इन इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स वी सी कि पानी को अगर राइट प्रेशर से या दिया है तो इट कैन इवन कट मेटल्स, वो पत्थर तोड़ देता है। यू सी कि एक एक बूंद, जो एक कबीर का दोहा भी है, मुझे पता नहीं, सम ऑफ माय ऑडियंस को अगर वो कबीर का दोहा है कि पत्थर पे लकीर पड़ जाती पानी का, सो पानी में उतना फोर्स है कि यू नो पत्थर पे भी लकीर कर दे। सो एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि पुराने जो हमारे काल था, तो उसमें जो ऋषि मुनि, जो सिद्ध पुरुष थे, वो जब श्राप देते थे तो दे यूज्ड टू टेक वाटर इन देयर हैंड्स, they used to take water in the hand, और वो मंत्र से they used to energize that water so that the water has its effect. वाटर की एक प्राइम प्रॉपर्टी है जो that it has memory. अच्छा, ठीक है। एक आपको इंटरनेट पे या फिर काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर एक जापानीज रिसर्चर है मसारू इमोटो करके, उन्होंने वाटर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वाटर पे डिफरेंट बॉटल्स पे उन्होंने डिफरेंट फीलिंग्स, लव, हेट, सक्सेस, थैंक यू वगैरह करके उन्होंने लिखे हैं। फिर उसके बाद में उस वाटर को उन्होंने फ्रीज किया, क्रिस्टलाइज किया, और उस क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो दैट क्रिस्टल फॉर्मेशन इज सो ब्यूटीफुल फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, और जो नेगेटिव थिंग्स है, हेट, एंगर, उसके लिए कितने अलग हैं वो क्रिस्टल्स, कितने आपको उसी से पता लग जाएगा। प्लस ही एक्सपोज्ड दिस वाटर टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, उसमें भी आप उनके क्रिस्टल्स देखेंगे तो कितना वास्ट डिफरेंस है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा बॉडी 70% ऑफ वाटर। सो जो भी हमारा इंटरनल टॉक चलता है, इट अफेक्ट्स सो बैडली। इंटरनल टॉक में जो हम अंदर सोच रहे हैं, कई लोगों के ऐसा होता है कि इंटरनल टॉक, जो ऑडिटरी पर्सन होते हैं, कांस्टेंट एक इनर डायलॉग चलता रहता है, अपने आप से बातें करना। दैट इज व्हाई वी से कि हमेशा पॉजिटिव बोलते रहो अपने में, बिकॉज योर बॉडी इज लिसनिंग टू यू। सो दिस, अभी ये क्योंकि बात हो गई कि पॉजिटिव बोलो अपने बारे में, बिकॉज नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए अपने, कहीं ना कहीं वो होता है, असर होता है। तो इज दिस मैनिफेस्टेशन? यस, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको लेके जाता है। तो जब भी आप कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अपनी तरफ से उसको रीफ्रेम कीजिए। अगर आप मैं नहीं कर सकता हूँ, तो एक ये होगा कि मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब वो स्किल सेट नहीं है, बट द मोमेंट आई लर्न दिस स्किल, आई विल बी डेफिनेटली एबल टू डू इट लाइक अदर्स। ओके, पहले मैनिफेस्टेशन है क्या? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन कोई भी गोल, कोई भी इवेंट, जैसे हमने इवेंट की बात की, गोल की बात की, कोई भी गोल इवेंट को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में ये घटित हो। ओके, और वो घटित हो जाए तो वो मैनिफेस्ट हो गया, वो घटना घट जाएगी, घटना घट जाए आपके साथ में। सो इट कैन बी एनीथिंग के टू अचीव समथिंग, कि मैं मैनेजर बन जाऊं, या मैं माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ जाऊं, तो यू मैनिफेस्ट। लेकिन आपका आउटकम बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा। और आपका कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस बोथ शुड अग्री विद यू। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्शियस तरीके से हम चाहते हैं अमीर बनना, हमको पैसा चाहिए, लेकिन इंटरनल लेवल पे हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। हमारे मनी के बिलीव्स हो गए, या हमारे मनी से रिलेटेड नेगेटिव इवेंट्स हो गए लाइफ में, या हमारे अथॉरिटी जो पर्सन से हमारे लाइफ में, हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या हमने कहीं से बुक्स से ले लिए, या जो भी हमने सुना, कहा, पढ़ा कहीं से, वो कहीं ना कहीं हमने एकदम बहुत डीपली ग्रैस्प कर लिया है और वो हमको रेजिस्ट कर रहा है। ओके। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल हो गया है, बड़ा हो गया, पैसे भी बहुत आ गए, लेकिन अपने आप पे खर्च नहीं कर रहा है वो। ओके। तो कहीं ना कहीं वो तो एक पैथेटिक लाइफ ही जी रहा है। आई गेस
कहीं ना कहीं उसके माइंड ने जैसे बचपन में या कहीं से भी किसी से इवेंट या कोई कंक्लूजन ले लिया कि पैसा जो है ना बहुत मुश्किल से आता है। हाँ। और एक बार आए ना तो जाने नहीं देना चाहिए, तो बचा के रखो, पकड़ के रखो। तो उसके माइंड ने वो लिया हुआ है। लेकिन अब ये 20 साल बाद इसके बाद बहुत सारे पैसे हैं, बट उसकी प्रोग्रामिंग वही चल रही है कि पैसा आया तो रोक के ही रखना है, बस रोक के रखना है। ऐसा एक आपको मिल जाएगा कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट बेगर्स एंड ऑल, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए थे लेकिन फिर भी वो बेगर वाली हालत में ही थे, मरने तक कभी अपने आप पे खर्च नहीं किया। तो ये मैनिफेस्टेशन जब हम करेंगे, हैव यू ट्राइड इट, कैसे, इसकी भी कोई टेक्निक है? यस, डेफिनेटली देयर आर टेक्निक्स फॉर इट। कैन यू शेयर वन सिंपल टेक्निक विच वी कैन, एंड जिसके रिजल्ट्स हमको पॉजिटिवली पता चल जाए? मैंने कई मैनिफेस्टेशन ट्राई किए, फेल भी हुआ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इंटरनल लेवल पे रेजिस्टेंस थे। कुछ में सक्सेस हुआ, अब मुझे पता लग रहा है कि वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि तब मेरा इंटरनल लेवल और जो मेरा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कॉन्ग्रुएंस था, एक यूनिजन था बॉडी माइंड एंड सोल में। अगर यूनिजन था कि तो मुझे मिला एटम ऑफ योर बॉडी वांटेड दैट थिंग, नॉट कि आपने दिमाग में सोचा ऐसा होना चाहिए, लेकिन हार्ट इज सेइंग समथिंग एल्स। और आउटकम बहुत क्लियर था। अच्छा, आउटकम बहुत क्लियर था। आउटकम की अगर मैं आपको बात कहूँ तो मुझे एक बात याद आ जाती है कि बट इस कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बहुत यूज़फुल है। एक बूढ़ी महिला थी, वेरी ओल्ड एज, अंधी थी, ठीक है, घर में पैसे नहीं, एक बेटा था, उसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि गरीब है कोई, तो कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, एंड ऑफ द लाइफ उसका है, बहुत दुखी है। तो पूजा पाठ में ध्यान में मगन है, जैसे पुराने ज़माने में होता है, बहुत पूजा तपस्या करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते, करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज मैनिफेस्टेशन आई गेस इन अ वे। हाँ, इन अ वे। तो प्रसन्न हो गए, तो फिर आए भगवान नारायण उनके सामने आए, उनको बोला ठीक है बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे साथ में। तो नारायण आए तो कुछ दे के ही जाएंगे, ठीक है। तो नारायण ने बोला कि एक ही वर मांगू, एक ही दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या मांगा? ये मांगती है कि मैं, क्योंकि नारायण आपने मुझे एक ही वर दिया है और आप मुझे विश्वास है आप मुझे देंगे, तो मैं मांगना चाहती हूँ। कहती है कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। ओके, एक सेंटेंस में सब मांग लिया उसने, और वो हुआ जैसे द स्टोरी गोस। बेटे की शादी हुई, ठीक है, पोता हुआ, सोने का पालना में झूल रहा है, तो पैसे भी आए, और वो देख रही है अपने पोते को, उनकी आंखें भी आ गई। तो आउटकम बहुत क्लियर था उसका, और उसको मिला। तो जैसे ही आपका इनर माइंड और एक्सटर्नल जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यू विल नेवर गेट थिंग्स। जब यूनिजन होगा एंड यू आर अप्लाइंग द राइट टेक्निक्स। और एक चीज़ और है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करने लगें उसमें एक ग्रेटर गुड होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें कोई भी टेक्निक के साथ में, तो हमेशा एक सेंटेंस मैनिफेस्टेशन के एंड में ज़रूर बोलें कि दिस और समथिंग बेटर नाउ मैनिफेस्ट फॉर मी फॉर द बेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड। ओके, ठीक है। तो मेरा तो भला होगा ही, लेकिन इसके साथ में जो सिचुएशन जो पैदा होगी उससे बाकी लोगों का भी भला हो। एंड ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड फीलिंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स। गिविंग का फीलिंग होना चाहिए। इसलिए मैनिफेस्टेशन में ये भी है कि आप मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हैं, ठीक है, और तो यूनिवर्स को दीजिए, कुछ ट्री प्लांट कीजिए या कुछ डोनेट कीजिए किसी को। तो एक मैनिफेस्ट यूनिवर्स को भी लगता है कि he has the ability to give back, या इसका एक माइंडसेट है कि I will give to him, so he will give back to the universe in some form of other, in some form। और मैनिफेस्टेशन का एक लेट गो भी एक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्ली द यूनिवर्स हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, और दिस प्लान इज़ नॉट गुड फॉर यू एट द मोमेंट। तो डिसअपॉइंट मत होइए, कीप मैनिफेस्टिंग और लेट गो करना सीखिए। एक टाइम पे मैनिफेस्टेशन करने के बाद आपको, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने के बाद में आपको लगेगा कि नाउ इज़ द मोमेंट व्हेन आई डोंट रिक्वायर इट। एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग नहीं आएगी, एक अपने आप अंदर से आएगा कि इनफ, आई हैव डन इनफ, और आप उस जो गोल या जो भी इवेंट को आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसको आप भूल जाइए। तो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। आपका इवेंट या जो आपका गोल या जो भी आपका प्रोग्राम है वो कितना बड़ा है, ऋतु आए तभी फल लगेगा,
क्लियर है? जब सीजन आएगा तभी फल लगेगा। करेक्ट। तो उसको कितना वक्त लगेगा ये आप नहीं जानते, ये यूनिवर्स जानता है। तो आपको परसिस्ट करना है मैनिफेस्टेशन में। अगेन परसिस्टेंस इज द की। जब आप बैम्बू का ट्री प्लांट करते हैं, बैम्बू का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है परसिस्टेंस के लिए। तो इनिशियल 5 साल 6 साल तक सिर्फ आपको पानी देना है, कुछ भी नहीं आएगा उसके बाद उसके अंदर से। लेकिन जब व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, उसके बाद में एक दिन में 5 फीट 10 फीट तक भी वो उग जाता है। सो 5 साल तक आपको परसिस्ट करके उसको ये करना है। ठीक है, सेम विद मैनिफेस्टेशन। अगर आप कुछ समय तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका गोल नहीं हो रहा है, तो आइदर यू आर टू अटैच टू इट, या फिर यूनिवर्स हैज बेटर प्लान्स फॉर यू, या आपका इंटरनल और जो कॉन्शियस माइंड है दे आर नॉट इन यूनिजन। ठीक है, या आपने बहुत जल्दी गिव अप कर लिया। So now you are going to tell us the glass of water manifestation technique. तो टेक्निक इज़ वेरी सिंपल। यू टेक अ ग्लास, कांच का ग्लास लीजिए, आप उसमें पानी फिल कीजिए। ठीक है, गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यू टेक द ग्लास इन योर हैंड। ठीक है, विदाउट टचिंग योर फिंगर्स, यू होल्ड दैट ग्लास। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है, एंड विजुअलाइज द गोल यू वांट। इट कैन बी एन इवेंट, it can be anything. ठीक है, visualize that event and with your eyes turned towards 45 degree up, you drink that water continuously visualizing that particular event. उसके बीच में और भी आप डाल सकते हैं, you hear your friends congratulating you, you get that feeling of success, you get that feeling of gratitude. उसमें आप gratitude भी डालेंगे तो और भी अच्छा है। उसमें ये भी बोल सकते हैं आप उसके एंड में, this or something better now manifests for me फॉर द बेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न। तो एक आपने यूनिवर्स को भी एक ओपननेस दे दिया कि इससे भी अच्छा कुछ है तो मेरे लिए हो। ओके, यू ड्रिंक हाफ दैट ग्लास ऑफ वाटर, हाफ, और बाकी को आप रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में दिस थिंग यू हैव टू डू लास्ट थिंग इन द नाइट, लास्ट थिंग इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग। ओके, आधा ग्लास आपने पानी पिया और रखा आपने, डूइंग दिस प्रोसेस। द नेक्स्ट मॉर्निंग यू गेट अप, अगेन द सेम प्रोसीजर। You take that glass with the mind open, visualizing this thing, feeling that gratitude thing, hearing your friends or your loved ones congratulating you on your success or whatever you desire. Again, drink half that glass of water, and that's the remaining half. Remaining half. That's it. You continuously do this. There may be some information provided to you. Some आपको link मिलेगा. कहीं आपका obstacle है. This can be used for प्रोग्रामिंग इवेंट ऑल्सो, या आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं तो उसके भी रिजोल्यूशन का होगा, या आप उसको रिलेशनशिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप अपना बेहतर देखिए। एनीथिंग विच यू डिजायर। द लास्ट थिंग यू डू इन द नाइट एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग। And then you will see the results. And you start with the simplest of things. Simplest of the things. Don't complicate things. Start with the simplest of things. So that you know the results. The result. And then you go on to visualize. And visualization में first of all you should have clear goals. And visualize when you are doing जो visualize कर रहे हो आप, तो उसमें you include everything, sound and feelings, visuals, gratitude, people, gratitude. So include करके you make a complete visual. So thank you Jagjit. This was very informative. थोड़ा ज़्यादा informative, थोड़ा complex है. I think we need one more podcast session to decode all the intricacies of NLP, hypnosis and the human mind of course. And I hope आप वापस इस पॉडकास्ट पे आके हम सब का ज्ञान थोड़ा और बढ़ाएंगे। पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू टॉक टू यू। रियली अप्रिशिएट द गुड वर्क यू आर डूइंग। Oh, thank you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पॉडकास्ट का या नाम जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा, एम्प्टी बट फुल। इसका मीनिंग क्या है एंड हाउ डिड यू गेट टू डू इट? तो सी मीनिंग तो आई ट्राई टू डू अ वर्ड प्ले। एम्प्टी इज MNT, दैट इज मुकेश तिवारी। ओके, आपके नाम के इनिशियल्स? मेरे नाम के इनिशियल्स एंड इट्स अ वर्ड प्ले, एम्प्टी बट फुल, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन ही विल नॉट सी अ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। आई बिलीव द ग्लास इज फुल बिकॉज आधा तो पानी है ही and Ada is air because nothing is ever empty. You know, there is some vacuum में तो रहने, ऑफकोर्स आप स्पेस में जाएंगे तो वैक्यूम है, बट सो मेरी लाइफ की फिलोसफी ये है कि नथिंग इज एवर एम्प्टी, देयर इज समथिंग इन इट।
So that is why empty but full. So I guess people will relate to it. And थोड़ा वर्ड प्ले एंड थोड़ा कैची साउंड करता है. इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज आई फाइंड इट रियली वेरी इंटरेस्टिंग अपने ऑडियंस के लिए, आपके ऑडियंस के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए. When you come to this podcast, you come with an empty mind. That is an open mind. Oh. And when you are finished watching this, you get full value of your time, and you take a lot of value out of it. So empty but full definitely is the right name for this podcast. That's I really a appreciate very interesting way of looking at this podcast. ये तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं. So thank you, Jagjit. And I hope our listeners will use this simple technique and अपनी life को better करेंगे. Jagjit is also a numerologist. ये इसके बारे में हम discuss next podcast में करेंगे. So until then, have fun, have a good time. Bye bye. Okay. Thank you so much. Thank you.